हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट जो क्लासेस थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, शायद 2 क्लासेस हो चुकी हैं। हाँ, और उन दोनों क्लासेस के अंदर हमने क्या देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया और बहुत ही अच्छे लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इसी सीरीज के अंदर एक और अपनी जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तीसरा लेक्चर है वैसे, तो इसके अंदर हम और अच्छी चीजें जानेंगे। जैसे आज का जो अपना काम है वो बेसिकली इस वायर के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। क्या है कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ये एक फिक्स लंबाई का वायर है, ठीक है ना। फिक्स लंबाई कर दी, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी, हाँ। और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेमडा है। ये आपको लेमडा गिवन है। आपसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पी के ऊपर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब आपको जो 2 चीजें और गिवन है वो ये है कि ये वाला जो एंगल है वो है θ1 और ये वाला जो एंगल है वो है θ2, ठीक है भैया जी हाँ। अब देखो, अगर ये इतनी सी लेंथ का है तो इसका अगर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और ये ज्यादा लेंथ है तो इसका थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो ओवरऑल जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर आने वाला है, ओवरऑल जो इसका आने वाला है वो कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यस, मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन में आ रहा है ओवरऑल, जिसको मैं ई बोलूंगा, है ना। अब देखना, ये ई जो होगा वो अल्फा एंगल बना रहा होगा, मान लेता हूं इसके साथ कितना एंगल बना रहा होगा अभी निकालेंगे, लेकिन वो कितना बना रहा होगा, अल्फा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई कोस अल्फा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब इसको ई कोस अल्फा नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं ई परपेंडिकुलर। क्या लिखूंगा, ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आया है वो इस वायर के क्या आया है, परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से मैंने इसका नाम दिया है ई परपेंडिकुलर। और दूसरा जो आया ई, वो आएगा इस वायर के पैरेलल, तो क्या आ गया, ई पैरेलल। ये वाला कंपोनेंट इस वायर के पैरेलल है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया ई पैरेलल। ये वाला कंपोनेंट इस वायर के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम दे दिया ई परपेंडिकुलर। अगर आपसे अल्फा पूछा जाए तो कैसे निकाल देंगे, वो निकाल देंगे अपन टेन अल्फा। टेन अल्फा जिसके साथ एंगल नहीं बनता है तो वो साइन वाला था, साइन वाला कौन सा हो गया, ई। साइन अपन कोशिश तो करना था, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल अपन में ई परपेंडिकुलर। ये टेन अल्फा आ गया, और अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, वो तो आप लिख ही सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई पैरेलल अपॉन में ई परपेंडिकुलर। तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा ये चीज। बस अब अपना जो टास्क है वो है ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल को निकालना। बस समझ आ गई होगी। आप इस चीज को नोट कर लो फटाफट से, है ना, फिर मैं इसका डेरिवेशन करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, ये θ1 है और ये θ2 है। अब इसका डेरिवेशन कर देता हूँ मैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये अपना वायर है भाई, और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा आपको गिवन है। ये वो वाला पॉइंट पी है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है ए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो ए है, ठीक है ना। हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बाद में, ठीक है। अब देखो, यहां से x डिस्टेंस ऊपर, कितना, x डिस्टेंस ऊपर एक हल्का सा मैं क्या ले रहा हूं, dx ले रहा हूं। dx के ऊपर चार्ज कितना होगा, बोलो, dq होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो ये बहुत ही छोटा है, वैसे वैसे बहुत ज्यादा छोटा है। और ये एंगल कितना है, ये थीटा है, थीटा एंगल है कोई भी इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है ना, जो अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें हमने लिया है। अरे बात समझा गई ना। हाँ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या एंगल को अपन किस में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। ये इसको मिला दिया, थोड़ा सा मिला तो नहीं, बट ये हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। ये थीटा हो गया, और ये एंगल कितना हो, ये स्मॉल सा है, डी थीटा। कैलकुलेशन के अंदर इसकी जरूरत पड़ने वाली। तो इसकी वजह से ये जो एलिमेंट्री चार्ज है ना, ये छुटका सा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो आएगा। ये मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट चार्ज है भैया, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको एक पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। अगर इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर, कितना आ जाएगा, डीई लिख देता हूं मैं। अरे लिख सकता हूं ना भाई, हाँ। अब देखिए, ये एंगल किसके साथ में है, हॉरिजॉन्टल के साथ में है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। तो इसमें इस डीई का ये वाला कंपोनेंट किसके कितना आएगा, जिसके साथ एंगल बनता है कोस आता है, तो कितना हो जाएगा, डीई कोस थीटा। और जिसके साथ नहीं बनता है उसके साथ आएगा साइन, तो साइन वाला किधर आ जाएगा, इधर, डीई साइन थीटा। चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी,
है ना। अब इसके अंदर देखो परपेंडिकुलर कितना है, डी ई कोस थीटा, पर पैरेलल कितना है, डी ई साइन थीटा। अरे नहीं समझ आई ये चीजें, ठीक है। तो अब अपन क्या कर देंगे, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलो आगे करें फिर। हाँ, इसको क्यों मिटा दिया, चलो देखो जरा, अगर आप बोलते हो कि ई परपेंडिकुलर जो है वो इंटीग्रेशन होगा किसका, डी ई कोस थीटा का। जी हाँ सर, अरे डी ई कोस थीटा यहाँ आया, इसकी वजह से भी आएगा, एक इनकी वजह, सबकी वजह से आएगा, और वो उन सब का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ई कोस थीटा फाइनली अपने पास में कैलकुलेट भी हो जाएगा। जी हाँ सर हो जाएगा। तो मुझे डी ई की वैल्यू बता दो, डी ई क्या था, इस डी क्यू की वजह से आने वाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे वही हो गया। मैंने ये वाली लेंथ एक्स मानी है और ये गिवन है ए, और ये जो है उसको अभी मैं मान लेता हूं कितना आएगा, आर, ठीक है ना, आर मान लेते हैं, ठीक है, आर मान लिया मैंने। ये जो है वो कितना है, आर, ये एक्स मैंने माना है, ये ए गिवन है। अभी ये आर है, आर और एक्स में तो रिलेशन वैसे पता है, क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। हाँ, तो इसके अंदर इजीली निकल जाएगी चीजें। चलो डी ई की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू के क्यू यानी डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितने है, आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। ध्यान से देखते जाना, बहुत हर बार कई बार ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है ना। अभी जरूरत पड़ेगी आपको, मैग्नेटिक में भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू, चलो कि डी क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी, डी क्यू कितना हो जाएगा भाई, लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है तो कितना हो जाएगा, डी क्यू लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट किसकी रखे हैं ये समझ नहीं आ रहा। देखो यहां आपका x वेरी कर रहा है, जी हाँ, ये x के सापेक्ष मतलब x के रिलेटिव क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहां आपका वेरी कौन कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। अब देखो थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थीटा और वेरी करेगा, r भी वेरी कर रहा है। अरे भाई साहब इतना कुछ वेरी कर रहा है, एक चीज के अंदर होना चाहिए ना। तो जब भी ऐसा इंटीग्रेशन बने, जब भी ये वाला कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बने, ये आपसे होगा नहीं, तो इसको करने के लिए आपको सारे के सारे वेरिएबल जो हैं वो एक में आ जाने चाहिए, यानी एक ही क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करें। यहां अगर देख रहे हो तो एक्स बदल रहा है तभी थीटा बदल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब होगा इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और उसी के हिसाब से आर भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अपन अगर इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखें तो ये एक ट्राइंगल बना है यहां पे, जिसमें ये वाली लेंथ है ए, ये वाली लेंथ है भाई एक्स, और ये वाली हो गई आर। हम गायब करने वाली चीजों को ध्यान से देखना। अब अगर आप, मैं बोलूं कि यहाँ पे आप टेन थीटा लिख दो, ये थीटा है ना, हाँ, तो इसमें टेन थीटा लिखो, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा भैया, एक्स अपॉन में ए। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ए टेन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि मुझे ये dx चाहिए नहीं, मुझे चाहिए थीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऐसा था ना कि हाँ ये वाला पॉइंट है, और इसमें ये वाला जो एंगल था वो थीटा 1 गिवन था, और ये वाला जो एंगल था वो थीटा 2 गिवन था। कुछ ऐसा ही था, जी हाँ। तो x इक्वल टू कितना आ गया, a टेन थीटा। अरे समझ आएगी नहीं, ये बात आ गई सर, x इक्वल टू a टेन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैं ये चाह रहा हूं कि सब कुछ थीटा के अंदर आ जाए, सब कुछ थीटा में आ जाए। तो कोस थीटा पहले से थीटा में है, ये लेमडा कांस्टेंट के क्वेश्चन, ये जो x वाला है इसको अपन थीटा में ले आते हैं, ये r है उसको भी थीटा में ले आते हैं। तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी थीटा आएगा इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, इस थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dx इक्वल टू कितना आ गया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आया कि नहीं आया, जी सर आया। तो ये आ गया वैल्यू, ए वैल्यू किसकी आ गई, dx की वैल्यू आ गई। जैसे ही dx की वैल्यू निकली ये पूरा थीटा में आ गया, बहुत बढ़िया। अभी ये और चीज रह गई, तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान से देखो तो कोस थीटा कितना लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा लिख सकता हूं a अपॉन में r। अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर लिख सकता हूं तो r इक्वल टू कितना है, a अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं a सेक थीटा। बस सब कुछ तो आ गया थीटा में। देखो r भी किस में आ गया, थीटा में, dx भी कितने किस में आ गया, थीटा में, सब कुछ किस में आ चुका है, थीटा में आ चुका है। तो अपन अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो जो e परपेंडिकुलर आया है वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन के लेमडा, dx की वैल्यू पुट करो, तो dx आया है a
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, dx की वैल्यू पुट कर दी हमने, किधर कर दी, यहाँ। अब डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट में एक कोस थीटा भी है, ये कोस थीटा तो है ना भाई, हाँ। अब ध्यान से देखना, ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, इस ए से एक ए भी गया। अब बाहर क्या बचा, बाहर जो बचा वो देख लेते हैं, वो बचा के लेमडा अपॉन में ए बच गया, साथ में कोस थीटा रह गया और डी थीटा रह गया, और इनका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जब तो कांस्टेंट है इनका ही करना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, अब वो देखने वाली बात है। हमने ये माना है ना थीटा, तो नीचे से आएंगे अपन, नीचे से जाएंगे ना, हाँ। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो वो कितना आ जाएगा थीटा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का थीटा 1, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, यारे यहाँ से मेजर करेंगे, जो ये आपको लाइन गिवन है ना इससे मेजर करना, इस लाइन से ऊपर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो प्लस लिख देंगे, इस लाइन से नीचे आ रहे हैं, किस में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे, माइनस। आ रहे हैं ना समझ में, हाँ जी सर। अगर ये समझ में आ गई तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, सिंपल सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर, तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो गया, के लेमडा अपॉन में ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ, और लिमिट रखी जाएगी माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लेमडा अपॉन में ए, अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, साइन माइनस को बाहर फेंक देता है तो क्या बनेगा, के लेमडा अपॉन में ए साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2, ये आया है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, के लेमडा अपॉन में ए साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2। अभी पैरेलल भी निकालेंगे, इसको आप फटाफट नोट कर लो। अच्छा, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो देखो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, ई परपेंडिकुलर को, है ना। देखना जरा ध्यान से, क्या है, के लेमडा अपॉन में ए, के लेमडा अपॉन में ए, ये कितना हो गया, साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2। हाँ, ये लास्ट लाइन आपको शायद दिखाई नहीं दे रही, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज़ और बची है, पैरेलल वाला कंपोनेंट। अब देखो पैरेलल में सीधा ही करूँगा, क्यों करूंगा, क्योंकि वो डी ई साइन थीटा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब जो डी वाली कैलकुलेशन है वो तो पूरी की पूरी वैसी रहेगी, यानी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या आएगी, यहाँ आएगी साइन थीटा में, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस कोस थीटा आएगा। अब देखो माइनस कोस थीटा है, और उसकी जगह अब अगर माइनस आता है तो आप लोअर लिमिट को पहले रख दीजिए, लोअर लिमिट को पहले रख दो। जैसे ही माइनस आया तो लोअर लिमिट कौन सी है, माइनस, ये वाली माइनस थीटा 2, लेकिन कोस के अंदर माइनस थीटा 2 आएगा, तो मैं सब कुछ हटा के सिर्फ लास्ट वाली लाइन लिख रहा हूँ, सिर्फ लास्ट वाली। यहाँ से देखना कितना आएगा, के लेमडा अपॉन में ए, और उसका इंटीग्रेशन कितना हो चुका है, अपने पास में यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा ना, उसका आएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट पुट करेंगे अपन माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और जब माइनस होता है तो लोअर लिमिट में पहले रख देता हूँ, तो कितना होता है, के लेमडा अपॉन में ए कोस थीटा 2, ये माइनस का होगा लेकिन कोस माइनस को खा जाता है, फिर आएगा माइनस कोस थीटा 1। बात समझ आ गई ना, हाँ, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ खास है नहीं इसके अंदर। हाँ, तो अब जो आपको ध्यान में रखना है वो, ये तो मैंने कैलकुलेशन के लिए है, बाकी सारा सेम टू सेम होगा, सिर्फ इस वाले की जगह साइन आएगा और वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कोस आ जाएगा, लिमिट पुट कर दिए, और ये लिमिट पुट करके मैंने दिखा भी दिया। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो यही रखना है कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये आता है, पैरेलल वाला ये आता है। ओके बेटा, ठीक है, हाँ, इसको फटाफट नोट करो, फिर हो गया ना। हाँ, अब अगर आपको वो पूछता है कि बताइए यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो मैंने दोनों कंपोनेंट की पहले बात बता दी आपको, है, अरे मिट गया क्या, ई पैरेलल कितना है, के लेमडा अपॉन में ए कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यानी ये कुछ होगा ऐसे, प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी वाला, और इसके इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो दो कंपोनेंट आएंगे, ई परपेंडिकुलर आएगा और ई पैरेलल आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा। अब ध्यान से देखिए,
अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट ये दो वेक्टर हो गए, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आएगा ना, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ई नाम दिया था, ठीक है ना। तो ई कितना आ जाएगा, ये दो वेक्टर हैं और दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप ये सोचिए कि दो वेक्टर जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी कोस थीटा लगाएंगे, वो कोस वाला टर्म तो जीरो हो गया, क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नेट कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में ई पैरेलल का स्क्वायर, ये अपन वेक्टर से कह सकते हैं। ये इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे। और वो जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में मान लेता हूँ ये एंगल कितना अल्फा, तो कितना निकलेगा tan अल्फा, अभी बताया था मैंने, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है, किसके साथ नहीं बन रहा, पैरेलल वाले साथ, ई पैरेलल अपॉन में ई परपेंडिकुलर। ये हो गई बात समझ में। हाँ, बस ये इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। अब आगे कहानी ये है कि अगर मान लो ये बाई चांस क्या कर देता, इसको माइनस लेमडा कर देता, माइनस लेमडा कर देता, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए क्या था, परपेंडिकुलर वाला अंदर की तरफ आता और पैरेलल वाला ऊपर की तरफ आता। बस परपेंडिकुलर वाला, इनके डायरेक्शन चेंज होती है कुछ लगे, क्योंकि जो ई नेट आता वो इधर, इस बार इधर आता, खींच रहा होता है ये एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो लेकिन वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन जो वैल्यू निकालिए उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके ओके ओके, चलो नोट कर लिया होगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी तो एक दो केसेस हैं, उनको देखना है। ओके चलो कर लिया। ओके बेटा, देखो पहला जो केस है वो है इनफाइनाइट लेंथ वायर। इनफाइनाइट लेंथ वायर, इसका मतलब ही समझ लो पहले तो क्या है। इनफाइनाइट लेंथ वायर का मतलब है कि एक ऐसा वायर जो दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, इधर देखने पे भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, वरना इनफाइनाइट लेंथ का तो मतलब ही क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि उधर बहुत लंबा है, उधर भी है बहुत लंबा, तो आपके लिए 1 किलोमीटर भी इनफाइनाइट हो सकता है और 10 किलोमीटर भी इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अब वहां वाले का कोई असर ही नहीं पड़ेगा लास्ट वाले का। और एंगल अगर देखोगे तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, ये इधर ऐसे डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, फिर सीधा तार है और फिर डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, तो जो ये पॉइंट आएगा वो एग्जैक्टली मिड में आएगा वायर के। हैं, ऐसा है क्या, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। इनफाइनाइट लेने का मतलब ही क्या है, इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है बेटा कि आपका जो ये पॉइंट आएगा वो हर एक पॉइंट इस वायर का मिड पॉइंट होगा, यानी बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होगा। बात समझ आ गई ना। इनफाइनाइट कहने का मतलब यही है कि जो पॉइंट आएगा वो हमेशा किस में आएगा, मिड में आने वाला है। और जैसे ही मिड में आएगा तो इसका मतलब होगा वो θ1 और θ2। ध्यान से देखना, ये ऊपर चला गया ऐसे, अरे इसके साथ मिलेगा ना, देखो यहाँ पे ये एंगल है, फिर ये और जब इनफाइनाइट का हो जाएगा तो ये दोनों θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे, लगभग कितना हो जाएगा, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू भी 90 डिग्री, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों सेम होंगे तो यहाँ पर देखना ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, वो आ जाएगा ये 90, ये भी 90, तो ये होगा 1 और 1 कितना हो गया, 2k लेमडा अपॉन में ए। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और ये वाला दोनों इक्वल हो गए, वैसे भी 0 0 माइनस 0 हो गया, तो ये 0 है, यानी पैरेलल में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर आएगा और वही ई नेट के इक्वल आएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई कि ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है सिर्फ वही आएगा और वो कितना आएगा, 2k लेमडा बाई ए, ठीक है। हाँ जी, अब अगला वो बोलता है कि हाफ इनफाइनाइट लेंथ, ये क्या होता है हाफ इनफाइनाइट लेंथ। दूसरा जो केस है वो बोलता है कई बार हाफ इनफाइनाइट लेंथ वायर। इसका मतलब होगा कि आपको एक साइड का वायर तो दिखाई, मतलब दूर दूर तक वायर दिखाई दे रहा है, और एक के आप एकदम एज पे खड़े हो इस तरीके से, ये डिस्टेंस ए हो गई, तो बताना है कितना होगा। तो देखो ये वाला जो एंगल है यानी ऊपर वाला वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो θ1 आएगा, θ1 वो तो कितना हो गया 90 डिग्री, θ2 कितना हो गया, ये दोनों सेम लाइन में हो गए, तो इसी लाइन के साथ में बनता है वो तो इसी लाइन के साथ बनता है, और यही बनाना है तो कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। अरे वो पॉइंट तो इसी लाइन के साथ बनाना है और यही लाइन हो गई, दोनों लाइन एक दूसरे क्या हो गई पैरेलल, तो θ2 कितना हो गया 0। तो ध्यान से देखो ई परपेंडिकुलर वाला जो आया है, ई परपेंडिकुलर वो कितना आया है, ये परपेंडिकुलर आएगा, इधर आएगा वैसे ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, इसमें से एक तो 90 हो गया और एक 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया 1, तो कितना हो गया k लेमडा अपॉन में ए। और परपेंडिकुलर पैरेलल लोड निकाल दो,
तो ई पैरेलल कितना आएगा, उसके अंदर थीटा टू 0 रख दो और थीटा 1 90 रख दो, तो जैसे रखोगे तो ये कितना हो गया 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, और ये कितना हो गया 0, तो ये भी कितना है के लेमडा बाई ए। यानी इस कंडीशन में दोनों इक्वल आ गए। और जब दोनों वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, कौन कौन से, परपेंडिकुलर और पैरेलल, दोनों वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, तो इनके बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा। और ये 90 डिग्री था, तो कितना एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री। और ई नेट कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ पे नेट कितना आएगा। वैसे मैं ये नहीं लिखूंगा, अब मैं बार बार बहुत बार कर चुका हूं। जब दो इक्वल वेक्टर और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो कितना आता है, √2 टाइम्स आता है, √2 टाइम्स ई नेट, ई आता है किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा के लेमडा अपॉन में ए हो जाएगा। बात समझा गया ना। याद रखना, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर और उनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तब तो आता है √3 टाइम्स, और अगर 90 डिग्री है तो कितना आता है √2 टाइम्स, और अगर 120 डिग्री है तो आता है √1 टाइम्स। जैसे दोनों का इक्वल वेक्टर मान लेता हूँ, a = b = a, ऐसे ही, तो ये a से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मैंने वेक्टर के अंदर अच्छे से समझाया ये चीज़ें। आप चाहो तो वो वाले लेक्चर भी देख सकते हो जिनका वेक्टर वीक है, ठीक है ना। अगर वो वाले लेक्चर देख लोगे फिर आपका वेक्टर वीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से 6 या 7 क्लासें हैं वेक्टर की, तो काफ़ी क्लासें और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं। चलो, ये नहीं समझ आ गया होगा कि अगर हाफ का हुआ तो क्या होगा। ओके, ठीक है जी, अगला करते हैं फिर। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। और तीसरा केस क्या है, वो बोलता है कि अगर फाइनाइट लेंथ का है और बिल्कुल मिड पॉइंट पे ले लिया, फाइनाइट लेंथ एंड मिड पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स मिड पॉइंट। आप ऐसे समझ जाइए इसको। तो ये वाला पॉइंट है, एकदम बीचों बीच है। अगर बीचों बीच हुआ तो दोनों इक्वल होंगे भैया, कौन कौन, θ1 और θ2। तो θ1 तो क्या हो जाएगा, θ1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, और θ2 क्या हो जाएगा, θ2 ही हो जाएगा। लिखने के तरीके हैं, क्योंकि अभी देखना दूसरे वाले केस में समझ में नहीं आएगा। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाई ए साइन थीटा। और ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, और वो हो जाएगा, अरे दोनों इक्वल है तो माइनस हो गया, और वो कितना हो गया 0। तो इस वाले कंडीशन में जब बिल्कुल मिड पॉइंट रहते हैं, वायर का मिड पॉइंट आता है, तो कितना आता है 2k लेमडा बाई ए इंटू में साइन थीटा। दूसरा पैरेलल वाला कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, तो उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट आता है, या एक डायरेक्शन में, यानी सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बात समझ आ गई होगी। ओके, एक ऐसे साधारण बता रहा हूँ, जैसे ये वायर है फाइनाइट लेंथ का, इसके इस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक, या इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, है ना, ए दूरी पे, ए डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। तो देखो इस चीज बिल्कुल सिमेट्रिक है, और इससे ए डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट, क्या वो सिमेट्रिक नहीं है क्या, यस। और वो जो सिमेट्रिक बन रहे हैं बेटा, उनकी वजह से एक सर्कल बन रहा है, तो उन सर्कल के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी हर एक पॉइंट पे, हाँ, बट जो मैग्नीट्यूड है उस पर क्या आएगा, इक्वल है। बात समझ आ गई ना। हाँ, चलो नोट कर लिया होगा इसको फटाफट से। 3 हो गए, अब अगला केस देखते हैं, चौथा केस ये है बेटा कि सॉरी, ये इधर से तो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये फाइनाइट का है, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया। अब ये देखो इनफाइनाइट, हाफ इनफाइनाइट लेंथ बोल सकता हूँ, लेकिन आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा गिवन। अब बताना है पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। बस आपको θ1 और θ2 पहचानने हैं। ये डिस्टेंस गिवन आपको ए, θ1 कितना हो जाएगा, θ1 तो ये वाला बनता है, ऊपर वाला कितना होता है 90 डिग्री, θ2 ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला कितना, अल्फा आ जाएगा, कितना आ जाएगा अल्फा, θ2 कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो इस वाले के अंदर वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करेंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एक 90 डिग्री हुआ तो ये 90 हो जाएगा, तो 1 प्लस, तो अगर आप ई परपेंडिकुलर निकालोगे तो कितना आएगा, के लेमडा अपॉन में ए इंटू में साइन 90, या वो कितना हो जाएगा 1 प्लस में साइन अल्फा। दूसरा ई पैरेलल कितना आ जाएगा के लेमडा अपॉन में ए इंटू में कोस अल्फा, बस, क्योंकि दूसरा तो 0 ही हो गया, दूसरा तो कितना हो गया 0 ही हो गया। बात समझ आ गई होगी। हाँ, तो ये केस भी आप नोट कर लीजिए, अगर ऐसा दिया जाता है तो। बस आपको θ1 और θ2 पहचानने भाई। अब एक थोड़ा अतरंगी सा केस है, 5वां, ये है
ठीक है ना, हाँ, प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी। देखो बेसिकली जो अभी तक पॉइंट लिया था वो इसमें से इसके सामने आता था, अब क्या है इसके सामने है लेकिन इससे नीचे चला गया, वो पॉइंट क्या है, नीचे चला गया। तो जो ये लेंथ आनी चाहिए थी, ये परपेंडिकुलर वाली लेंथ, वो तो ए है, ठीक है ना, हाँ। ये वाला जो एंगल है इस बेस लाइन के साथ में, ये वाला जो एंगल है वो दे रखा आपको अल्फा, और ये वाला जो एंगल दे रखा है वो है बीटा। बात समझ आ गई ना। बस यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 पहचान है। तो थीटा 1 देखो, थीटा 1 कहाँ बनता है, ये वाली लाइन से बनता है ना, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ये वाला बनता है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में पहले नेप रहे थे, पहले मेजर कर रहे थे, अभी भी उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में थीटा 1 क्या था। तो थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा। थीटा 2 को देखो, ये बेस लाइन से, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो गई। वहां पर जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, थीटा 2 की डायरेक्शन क्या थी, बोलो, अरे बोलो भाई, नहीं समझा एक बार, अरे क्लॉकवाइज थी कि एंटी क्लॉकवाइज थी ना, मतलब जो डायरेक्शन थी, जैसे ले लेता हूं, चलो ये वाला पॉइंट था, इसमें यहां से मेजर किया था हमने बेस लाइन से, और ये किस डायरेक्शन में गए थे अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए ना, यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए थे, उल्टा गए थे मतलब, और यहाँ पे किस में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में। इसका मतलब हमने गड़बड़ी कर दी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का बीटा आ जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो डेरिवेशन में किया था उससे उल्टा जा रहे हैं। आ रहे ना बात समझ में, यस, ओके, क्लियर होगी ना चीज, हाँ। शायद उसको अपन यहां से मेजर करते हैं, यहां से इस वाली लाइन से, मतलब ये जो लाइन है ना ये वाली बन रही है, उससे कितना बन रहा है, हाँ। तो इस हिसाब से वो उस समय कितने, कौन सी डायरेक्शन में गए थे, क्लॉकवाइज। और अब अगर देखोगे तो अब जा रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ये ठीक किया आपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं, एक्चुअली उल्टा जा रहे हैं। तो थीटा 2 की जगह बस माइनस बीटा रख देंगे और बाकी आपका सब सही है, ठीक है ना, हाँ। इसमें जहां भी आपको थीटा 2 दिखे माइनस बीटा रख देंगे, ओके। तो ये केस भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलो पहला क्वेश्चन, यहां पर एक पॉइंट P है और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ओके। और दूसरा जो है, ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है R, आपको बताना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ओके, बताइए जरा, ओके। बस यही तो मेजर करना है। इस बार उल्टा दे दिया मैंने, क्वेश्चन के अंदर उल्टा दे दिया, तो सोचने का तरीका तो वही है कि ये वाला जो होगा इनफाइनाइट, इधर वाला वो कितना हो जाएगा, थीटा 1, और थीटा 1 कितना है 90 डिग्री, यस और नो, और थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा भैया, बोलो थीटा 2 कितना होगा, -30 डिग्री, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, -30 डिग्री। निकल गई ये दोनों चीजें। अब एक तो ये निकालना है ना, ए कितना आएगा, ये वाला होता था ए, तो ए होता था ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा r cos 30, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos 30। सारी चीजें वैल्यू, सारी वैल्यू पता है, तो अब निकाल लीजिए ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, k लेमडा अपॉन में ए साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन 30, साइन -30 आएगा एक्चुअली, हाँ। तो ये कितना हो गया, k लेमडा अपॉन में a इंटू में 1 माइनस 1/2, ये कितना बचेगा 1/2, तो k लेमडा अपॉन में 2a। ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा है पैरेलल वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना आएगा, पैरेलल वाले के लिए k लेमडा अपॉन में a इंटू में कोस थीटा 2, कोस थीटा 2 मतलब प्लस में ही रहता है, माइनस एंगल भले माइनस है लेकिन कोस क्या होता है, माइनस खा जाता है, -0, तो कोस 30 ही आएगा। कितना हो गया, k लेमडा अपॉन में a और √3/2, तो कितना हो गया, √3 k लेमडा अपॉन में 2a। लेकिन हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, बोलो √E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में E पैरेलल स्क्वायर। तो नेट के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये हम सब चीज इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, ओके। हाँ, तो ध्यान से देखिए, ई नेट कितना आएगा, परपेंडिकुलर वाला स्क्वायर, तो देखिए k लेमडा बाई ए, k लेमडा बाई वो तो दोनों जगह है, तो उसको तो मैं ले लेता हूँ कॉमन, वो तो बाहर आ जाएगा। चलो यहाँ क्या बच गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दो तो 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 3/4, और 1/4 प्लस में 3/4 होता है 1, तो आंसर कितना आएगा, k लेमडा अपॉन में a, कितना जाएगा, k लेमडा अपॉन में a। और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, r cos 30,
ए की वैल्यू कितनी है आर कोस 30, तो के लेमडा अपॉन में आर कोस 30 आ जाएगा। यहाँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिखता हूँ आर कोस 30, कोस 30 की वैल्यू थी √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के लेमडा अपॉन में √3r। ठीक है भैया। बहुत सिंपल सा केस था और हमने पढ़ा ऐसा था, क्वेश्चन ऐसा आ गया, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, वैसे ही ध्यान में रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, देखना पढ़ना जरा। क्या बोल रहे हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है लेमडा है, ठीक है। और उसके चारों ओर, जैसे ये वायर हो गया, इसके चारों ओर एक एम मास का और इलेक्ट्रॉन है, एम मास मतलब इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इसे, और इनफाइनाइट लेंथ का मूव कर रहा है, तो उसकी वो स्पीड कितनी होगी, ये पूछा क्वेश्चन, है ना। हाँ आपको दिख रहा होगा, मैं इधर अपने नोट्स में से देख के पढ़ रहा हूँ। तो देखो ये है वो इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर, और इससे कितनी डिस्टेंस गिवन आपको, वो है आर डिस्टेंस, है ना। हाँ एम इलेक्ट्रॉन, वो शायद आपको गिवन भी नहीं है, गिवन नहीं है, यस वो आपको गिवन नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो डिस्टेंस कितनी है आर होगी, और इसके चारों ओर मूव कर रहा है, आपको वो क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है, वैसे ये ऐसी नहीं है, ये एक्चुअली सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वो इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर हो गया, और इसमें ऐसे वो रोटेट कर रहा है, बस आपको वो बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। शायद आपको डेंसिटी गिवन होनी चाहिए थी, अगर नहीं गिवन है तो अपन कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं गिवन है तो ये मैं मान लेता हूँ आर है, प्लस लेंथ साइड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। E इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन में r। अरे दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये देखो 2k लेमडा अपॉन में r, ये मैंने r माना है इसलिए r, वरना डेरिवेशन में तो हमने a लिया था। ओके r मान लिया, ठीक है भैया। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए लगेगा, तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, और वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, तो यहां पे इस साइड एक फोर्स पक्का लगेगा, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो प्रोवाइड कौन करेगा, वो प्रोवाइड करेगा यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv² आर होता है, mv²/r, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, q इंटू में e, तो mv²/r इज इक्वल टू q इंटू में e की वैल्यू कितनी है 2k लेमडा अपॉन में r। वाह, r से r कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए उसने r दिया नहीं था। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू आ गया 2kq लेमडा, 2kq लेमडा, यहाँ Q की जगह रखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो E रख दो, तो इसकी जगह रख दो E लेमडा अपॉन में कर दो m, और अब ले लो इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गई स्पीड। हाँ कुछ ज़्यादा धुरंधर आंसर देखना है तो इसके की जगह क्या रख दो 1/4πε0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ 2 से 2 कुछ कैंसिल आउट हो गया, बट यही आएगा आपका आंसर, 2ke लेमडा अपॉन में m का स्क्वायर रूट आएगा टोटल, ठीक है। यही है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट। है एक एल साइड लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड के ऊपर क्या है, प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी है, और एक साइड के ऊपर क्या है, माइनस लेमडा चार्ज डेंसिटी है, और आपको पूछा गया है कि उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कुछ इस तरीके से आएगा, तो इनके ऊपर मान लेते हैं कि लेमडा चार्ज डेंसिटी है प्लस वाली, और इनके ऊपर भी कितनी है, इस वायर पे भी कितनी है, प्लस वाली, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, माइनस वाली लेमडा, माइनस लेमडा चार्ज डेंसिटी है, और इसके सेंटर पे एक सेंटर पॉइंट होगा, है ना। उस सेंटर पॉइंट पे आपको पूछा गया है, सेंटर पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी। तो ये देखो सेंटर वाला पॉइंट जो है इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही रहा है
कर ही रहा है, तो क्या ये आपका मिड पॉइंट नहीं हो गया? अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएंगे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले की वजह से इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये प्लस है तो इसकी वजह से किधर आएगा? इधर आएगा। और ये सिमेट्री है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होंगे। इस वाले ये माइनस है, आना तो इधर चाहिए था, बट माइनस की वजह से किधर आएगा? इधर ही आएगा। आया कि नहीं आया? तो चलो मैं अलग अलग बना देता हूं। ये एक आया ई परपेंडिकुलर इधर, एक आया ई परपेंडिकुलर इधर, और एक आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है ना? हाँ, इधर आ रहा है ई परपेंडिकुलर। देखिए ये जो एंगल टोटल है वो कितना है? 120 डिग्री है कि नहीं है? इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 1 और 2 का, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएगा। और जब एंगल 120 डिग्री होता है और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो क्या होता है? उतना ही आता है रिजल्टेंट जो होता है, वो कितना आता है? उतना ही आता है। तो मतलब वो √1 टाइम्स का मतलब क्या? 1 ही हो गया। तो ये ए आएगा, यानी ई परपेंडिकुलर आएगा, तो ई नेट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, बट इन दोनों का भी तो आएगा। और अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। कंपोनेंट ले लो, ई कोस 60 ई साइन 60, इसका भी आएगा ई कोस 60 ई साइन 60। वो ई साइन 60 कैंसिल आउट, इधर आएगा 2 ई कोस 60, और कोस 60 होता है 1/2, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना? ई। तो एक ई परपेंडिकुलर इधर आ गया। तो जो ई नेट आया है बेटा, वो ई नेट कितना आ गया? 2 टाइम्स ई परपेंडिकुलर आ गया। बस किसी एक ई परपेंडिकुलर वैल्यू यहाँ पे लाके रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो रख देते हैं फिर 2 इंटू में ई परपेंडिकुलर कितना आता है? के लेमडा अपॉन में ए, के लेमडा अपॉन में ए, इंटू में साइन, इंटू में, वैसे इक्वल है ना, वैसे दोनों एंगल क्या बनेंगे? इक्वल ही बनेंगे। दोनों एंगल अगर इक्वल बनेंगे तो 2k लेमडा बाई ए इंटू में साइन थीटा, यही रखते हैं ना? यस, 2, ये तो 2 वैसे है, और ई परपेंडिकुलर के हिसाब से कितना आएगा? 2k लेमडा बाई ए इंटू में साइन थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? बस साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू आप ध्यान से देख लेते हैं। तो अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये एक वायर हो गया और ये इसका सेंटर पॉइंट है कि नहीं भैया? है जी सर। और ये है वो डिस्टेंस। अभी वो डिस्टेंस निकाल लेंगे कितनी आएगी, ठीक है ना? लेकिन पहले ये पता चले ये एंगल कितनी, क्योंकि हमें ये वाले एंगल लेने हैं भैया। ध्यान है कि नहीं है? है सर। तो ये एंगल तो 30 डिग्री होगा कि नहीं? होगा। ये 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी ये एंगल 60, तो थीटा कितना मिल गया? 60 डिग्री। थीटा 60 मिल गया। और दूसरी बात, ये वाली जो डिस्टेंस है ए, वो अभी तक नहीं मिली है, तो ए का निकालना जरूरी है, बिकॉज ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है L/2। अरे है कि नहीं है? तो यहाँ कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे 10 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से ए जो आया वो कितना आया? L/2 10 30, और 10 30 कितना होता है? अंडर 1/√3, L अपॉन में 2√3, यही हो गया ना? यस। और जो थीटा था, थीटा कितना आ चुका है? 60 डिग्री, और ए की वैल्यू आ चुकी है L अपॉन में 2√3। सही जवाब है, बिल्कुल। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 2 कितना होगा? 4k लेमडा अपॉन में ए की वैल्यू रखता हूं मैं L/2√3 इंटू में साइन 60 होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ जो ऊपर चली जाएगी, अरे चली जाएगी ना? हाँ, तो मैं इसको साइड में लिखता हूँ। ई नेट कितना आएगा? ई नेट आएगा भैया 4, देखो ये ऊपर आएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। वैसे अगर ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, गायब करो, खत्म कहानी। तो ध्यान से देखना, ये √3 है और ये भी √3 है, ये ऊपर आएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12k लेमडा अपॉन में L। सही जवाब, 12k लेमडा अपॉन में L। आंसर मैच कर लेते हैं। जी हाँ, हो गया। चलो अब अगला करते हैं, है ना? आपको बस कुछ नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन वगैरह के ध्यान में रखना होता है, ठीक है भैया? हाँ, चलो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? देखो ध्यान से पढ़ लो। ये बोल रहा है कि 2 इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, है ना? और दोनों को एक दूसरे से d डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड किया गया है। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? d है। इसके ऊपर λ1 चार्ज डेंसिटी और इसके ऊपर λ2 चार्ज डेंसिटी है, दोनों प्लस वाले। ये पूछा गया है कि इस किसी भी एक के ऊपर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। यूनिट लेंथ का मतलब कितना चाहिए?
1 मीटर के ऊपर, ठीक है ना। इस पूरे पे कितना पूछा है, वो पूरे पे कितना लग रहा है वो नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया इसका 1 मीटर ले लो, 1 मीटर ले लो और उसके ऊपर फोर्स निकाल दो, सीधी सी बात है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली होगी ना, हाँ, और वो कहीं पे मुड़ नहीं रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एकदम सीधा जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है इंटेंसिटी, वो बात ठीक है डिस्टेंस साथ, क्योंकि क्या आ रहा है, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा 2k लैम्डा अपॉन में a, और ये कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट, k कांस्टेंट, और a के साथ वेरी कर रहा है बस, a के साथ, जैसे जैसे a बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और डायरेक्शन क्या रहेगी, इस वायर की हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाली है ना, बिल्कुल। तो इसके 1 मीटर पे निकालना कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इसकी एक्स लेंथ के ऊपर निकालना हो, कितनी लेंथ पे निकालना हो, dx पे मान लेता हूँ, फिलहाल कितनी लेंथ पे निकालना हो, dx पे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो dx के ऊपर फोर्स अगर मैं बोलूँ f, कितना लगा रहा होगा, f लगा रहा होगा, ठीक है ना, हाँ, कितना लगा होगा, f लगा रहा होगा, और वो f कितना आएगा, वो आएगा q इंटू में e आएगा। अब q तो इसका लेना पड़ेगा, q तो इसका लेना, इसलिए मैं लिखता हूँ Q2E1, ये चार्ज जो होगा इसका होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फोर्स कितना आ गया, Q2 कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू में dx, लैम्डा 2 इंटू में dx इंटू में E1 इसका होगा, तो वो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा 1 अपॉन में a की जगह कितना आ जाएगा, d आ गया, ठीक है जी। तो F इक्वल टू कितना आ गया, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई d साथ में dx। अब मैं क्या करना है, यूनिट लेंथ निकालना है ना, हाँ यूनिट लेंथ निकालना है, तो या तो इसका डिवाइड कर दो या इसका इंटीग्रेशन करके इसको 1 बना दो, क्योंकि हमें 1 मीटर चाहिए, कुल मिला के यूनिट लेंथ के ऊपर चाहिए तो हमें 1 मीटर चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई d इंटू में x, यूनिट लेंथ पे चाहिए तो कितना हो जाएगा, x से डिवाइड कर दो, F बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स। तो आंसर कितना है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई d, ये अपना आंसर है, ओके। चाहे आप इसका इस पे निकालो चाहे इसका इस पे निकालो, सेम ही आएगा। अरे एक्शन रिएक्शन वैसे भी इक्वल एंड अपोजिट आना ही चाहिए, हाँ। तो चाहे इससे इस पे पूछा गया हो चाहे इससे इस पे पूछा गया, आंसर आपका यही आने वाला 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई d, ओके। फटाफट इसको नोट करेंगे आप लोग एंड फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ओहो सीधा ही बना दिया करना भाई, या बन जाएगा, बनता नहीं है यार, हाँ। ये क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और क्या बोला गया है, एक एल लेंथ का वायर है और इसे कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, ए डिस्टेंस पे, हाँ। इस वायर से ए डिस्टेंस पे एक वायर है और उसकी लेंथ है एल, ओके। और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा 1, ठीक है ना, लैम्डा 1 पूरे के ऊपर है लैम्डा 1 ऐसे, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा 2। तो आपको पूछा गया है कि इस वायर से इसके ऊपर फोर्स कितना, या इससे इस पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए जो आपको निकालना आसान होना वो निकालिए, लेकिन फोर्स तो एक दूसरे के ऊपर क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। आपसे पूछा जाए इस वायर द्वारा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताइए, अगर आपके लिए निकालना मुश्किल हो रहा है तो ऐसा निकाल दीजिए कि इस वायर से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट आएगा तो मैग्नीट्यूड तो आपका निकल ही जाएगा ना, हाँ। तो कई बार ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करें, आप कंफ्यूज होने नहीं, आपको आता है। चलो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है ए है, ओके। ये आपको गिवन है तो आपसे पूछा गया कि इसके वाले के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, है ना, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये मुझे पता है ए है और ये मुझे पता है एल है, तो मैं इनको अलग से लिख देता हूँ, ये ए है और ये है एल, ठीक है। और मैं इससे x डिस्टेंस के ऊपर एक क्या ले लेता हूँ, dx लेंथ का एलिमेंट्री ले लेता हूँ, और ये dx बहुत ही क्लोज है, तो इसके ऊपर चार्ज dx वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा dq, उसको मैं क्या मान सकता हूँ, पॉइंट चार्ज। देखो ये एक आवेश क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे इसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, बट ये इतना स्मॉल है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या मान सकता हूँ मैं, कॉन्स्टेंट। तो स्मॉल सा जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, dq इंटू में ई होता है, तो dq इंटू में ई कर देंगे। अब dq तो खुद का होगा और ई इस वायर का होगा, dq कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू में dx हो गया। साथ ही साथ ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है k लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन में x।
नहीं समझाई ना, ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इससे निकाल लीजिए आप 2k लेमडा बाई एक्स, ये तो बार बार कर चुके हैं तो अब तक तो याद ही हो गया होगा आपको। तो डी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 2k लेमडा वन है, 2k लेमडा वन लेमडा टू, यहाँ डी एक्स अपॉन में एक्स। अब इसका क्या करना है अपन को, इंटीग्रेशन कर देना है तो ताकि नेट फोर्स निकल जाए। एक्स को वेरी कर रहा है, वेरी करा रहे हैं अपन कहाँ से कहाँ तक, ए से ए प्लस एल तक, ए से ए प्लस एल तक वेरी करा रहे हैं। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट 2k लेमडा वन लेमडा टू इंटू में ये कितना आएगा एल एन एक्स ए से ए प्लस एल। आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया हो, लिमिट रखना कितना आसान है। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log की प्रॉपर्टी होती है log b माइनस log a, क्या हो जाता है log b बाई ए। सारा एक साथ ही रख रहा हूं मैं, नहीं समझ आ रहा चलो मैं दिखा देता हूँ। 2k लेमडा वन लेमडा टू इंटू में एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, log की प्रॉपर्टी का यूज करो, एल एन बी माइनस एल एन बी बाई ए हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपका जो एफ नेट आ रहा है कितना आ जाएगा, एफ नेट वो आएगा 2k लेमडा वन लेमडा टू इंटू में एल एन ए प्लस एल डिवाइड बाई ए। ध्यान रहेगा, बहुत सिंपल सा ही था। हाँ बट ये आएगा आपका आंसर। अगर इससे इस पे लग रहा है तो भी इतना ही है, इससे इस पे तो भी इतना ही है ना। एक्शन रिएक्शन वो तो इक्वल एंड अपोजिट होना ही है। हो गया, नोट कर लो फटाफट। फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं कि भैया एक वायर है इस तरीके का, ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। उसके इस एंड से ए डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिए इसको, बहुत ही प्यारा सा आंसर आएगा। फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलो कर लिया होगा, अब देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए, तो मुझे तो पता ही है ये L है और ये क्या है, A है। अलग लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसान रहे। और इस पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर क्या लेता हूँ, एक छोटा सा dx लेता हूँ जिसके ऊपर चार्ज कितना है, dq चार्ज, बहुत ही छोटा सा है। अब ये तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, इसकी वजह से निकालना थोड़ा मुश्किल था, बट ये तो एक पॉइंट चार्ज है ना, और इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लिख सकता हूँ, इस वाले डायरेक्शन में आएगा। तो वो DE कितना आ जाएगा, हो जाएगा KQ, Q की जगह DQ आएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इतना ही आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जी सर इतना ही आता है। तो अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपली। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, A से लेकर A प्लस एल तक जा रहे हो, A से लेकर A प्लस, तो ये जो आएगा वो E नेट आएगा, और E नेट कितना जाएगा, वो आएगा K और DQ कितना है, सॉरी क्यों, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, चलो सॉरी इसलिए कि पहले लिखा नहीं। तो DQ की लिमिट वो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू में dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए A से A प्लस एल तक। चलो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, K लेमडा इंटू में dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन की लिमिट है A से A प्लस एल तक। और ये आपको इंटीग्रेशन आता होगा -1/x आता है, कितना आ गया, K लेमडा इंटू में माइनस का 1/x, और ये कितना हो गया, A से A प्लस एल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, जी सर आ रही है। E नेट इक्वल टू K लेमडा, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लेकिन अगर माइनस हो तो मैं क्या बोलता हूँ, लोअर लिमिट पहले रख दो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ये मेरा तरीका है एक तरीके से। अगर जब भी माइनस आता है तो मैं लोअर लिमिट को पहले रख देता हूँ ताकि वो प्लस बन जाए। बस ये एक्चुअली क्या है मेरा तरीका, क्या इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है भाई, लिमिट चेंज करती है माइनस आता बाहर। ओके ठीक है भैया, अरे ठीक है ना। हाँ चलो फिर फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास वो करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो रिजल्ट आया है वो काम का रिजल्ट है, इसको मिटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। और जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है, E नेट इक्वल टू K लेमडा अपॉन में A माइनस A प्लस एल। सॉरी, चलो इसका अभी यूज करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। क्या है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक वायर है, उसके ऊपर लेमडा 1 चार्ज डेंसिटी है, और ये दूसरा वायर है, इसके ऊपर लेमडा 2 चार्ज डेंसिटी है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो A है,
और इसकी जो लेंथ है, मैं ऊपर पहले लगा देता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो है L1 और इसकी जो लेंथ है वो है L2 और ये है डिस्टेंस A। आपको पूछा गया है कि ये वायर उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है या ये वायर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा, वो तो पता ही है मुझे। चलो कैलकुलेट आप करने का ट्राई कीजिए, ये वाला यूज होगा इसके अंदर। एंड अगर आप इसको कर पाते हो तो आप बहुत ही अच्छे बच्चों की गिनती में आओगे, पहले बताता हूँ। चलो कर ले, ठीक है भैया। तो मैं मान लेता हूँ भैया कि ये पूरा का पूरा वायर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स या डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है ना। अरे नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कर तो रहा है सर। अगर इसका वेरी करेगा एक्स के साथ में तो मैं बोलूं कि ये ए है और यहां से अगर मुझे एक्स डिस्टेंस के ऊपर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या तुम नहीं निकाल के दे दोगे मुझे? निकाल के दे देंगे सर। अरे दोगे कि नहीं दोगे? देखो इसके बहुत सारे पार्ट होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? देखो इसका जैसे आप मान लो कि यहां पर एक क्या लेते हो, एक dx लेते हो जिसके ऊपर चार्ज कितना है dq। आप ये सोचना चाहते हो कि इस dq के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है इसके द्वारा, अगर वो निकल जाए तो फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। जी हाँ हो तो जाएगा, लेकिन समस्या क्या है, ये वाले इसके अंदर भी बहुत छोटे 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 वो सब मिलकर फोर्स लगाएंगे। तो एक काम करो ना, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो उतने डिस्टेंस पे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे लेना है मुझे, बोलो बोलो बोलो, कितने डिस्टेंस पे लेना है? अभी अभी तो निकाला ना। हाँ ये ए डिस्टेंस पे हमने निकाला, तो ये ए की जगह, इस वाले ए की जगह एक्स ले रहा हूं मैं, है ना। हाँ एल तो एल ही रहेगा, हाँ इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं, एक्स ले रहा हूं। बात समझा कि ना। हाँ तो इसके इस एंड से एक्स डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे का आएगा, तो इस पूरे का आ जाएगा, फिर तो इसके ऊपर फोर्स निकल जाएगा क्योंकि ये वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्स डिस्टेंस के ऊपर वो ये आ रहा है और उसको मैं काम में ले लूंगा। यस और नो? यस सर। तो इस छुटके से के ऊपर जो डी एफ लग रहा है वो कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू में ई, जो पहले वाले का आएगा E1 और वो E1 इतना आएगा। तो डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा 2 इंटू में डी एक्स, ठीक है जी। और E1 की वैल्यू कितनी जाएगी, के लेमडा बोलो इंटू में 1 अपॉन ए की जगह कितना आएगा, एक्स माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस L1, एक्स प्लस में L1। यही बात समझा रही है ना? जी हाँ। तो अब देखो डी एफ इज इक्वल टू के लेमडा, ये क्या कौन सा लेमडा आएगा, पहले वाले का है ना, तो पहले वाला आएगा लेमडा 1 लेमडा 2 और साथ में क्या आ चुका है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस L1 और dx। इस सब का क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है कहां से कहां तक जाएगी, वो जाएगी a से लेकर a प्लस L2 तक। कहां से कहां तक जाएगी, a से लेकर a प्लस L2 तक। ये देख लो, यहां से देखना है ना आपको x, इसके इस एंड से देखना है ना x, तो ये सबसे पहले छोटा क्या है, a है, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, a प्लस L2 हो जाएगा। बस यही देखना है। ओके हो जाएगा। अब तो अब बस क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो, तो जो भी आएगा वो f नेट आ जाएगा, एक दो इसका इसके ऊपर या उसका इसके ऊपर, वो तो बात इक्वली है या बराबरी है। लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू में ये आएगा ln x माइनस ये आएगा ln x प्लस L1 और साथ में इसका डिफरेंशिएशन का डिवाइड वो 1 ही होगा, देने की जरूरत नहीं है। इनटू में क्या आएगा, a से लेकर a प्लस L2 आ गया। अब मैं ये लिमिट वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो f नेट इक्वल टू आ जाएगा k लेमडा 1 लेमडा 2 और ln इसके अंदर रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा ln a प्लस L2 डिवाइड बाई a, फिर माइनस मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुल मिला के आपको x की जगह चेंज करना है, x की जगह कितना करना है, a प्लस L1, तो ये a प्लस L2 और साथ में a प्लस वो L1 तो है ही, तो कितना हो जाएगा a प्लस L1 प्लस L2 डिवाइड बाई जस्ट x की जगह a रख दो, तो कितना हो जाएगा a प्लस L1। ये हो गया। और ये दोनों माइनस में है, अगर दोनों ही माइनस में है तो वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, k लेमडा 1 लेमडा 2 और साथ में आएगा ln और बहुत बड़ा सा आएगा एक्सप्रेशन, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसका डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस L2 और ये वाली जो चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी a प्लस L1 डिवाइड बाई साथ में आएगा a इंटू में a प्लस L1 प्लस L2। ये फाइनल आंसर है। ओके फाइनल आंसर कुछ छोटा सा ही है, बट क्या कर सकते हैं, आ तो रहा है। हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भैया, देखो वो क्वेश्चन ही मैं डालूंगा स्क्रीन के ऊपर,
जो बहुत ज़्यादा मतलब लैंग्वेज यूज हो रही होगी, वरना आपको मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे और उसका आंसर भी आप बता ही देंगे, ठीक है ना। एक हाफ इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, और एक रिंग है, जैसे मेरे पास समझ लो एक ऐसे रिंग है ऐसे, है ना, उसके सेंटर से शुरू हुआ और इन्फिनिटी लेंथ, मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है दिखाने के लिए, कोई नहीं, इसका यूज करता हूँ मैं एक बार। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिंग जैसा दिख रहा है आपको, यस सर, और इसके सेंटर से एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर जा रहा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, वो मैं मान लेता हूँ λ 1 है, ठीक है भैया, और इन्फिनिटी जा रहा है, और एक रिंग है यहाँ पर, क्या है, रिंग है भैया, इस तरीके से, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, λ 2 है। इसकी रेडियस है r, यस इसकी रेडियस है r। आपको बताना है रिंग द्वारा इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन वायर बाय रिंग निकाल दीजिए। इसको करने के दो तरीके, अगेन दो तरीके आएंगे, है ना, मैं एक डिस्कस कर लेता हूं और एक डिस्कस, दोनों कर लेते हैं लेकिन एक करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब ट्राई करो एक बार, कर लिया होगा, चलो अब देखते हैं। देखो ये जो रिंग है ना, ये इसके इनफाइनाइट वाले पॉइंट पे नहीं रखी हुई, हाफ इनफाइनाइट वाले पे। एक काम तो ये कर सकते हो कि ये वायर ले लो भैया, ये रिंग के एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इस रिंग के एक्सिस पे रखे होने की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E। याद है वो उस दिन हमने किया था, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 वाला, है ना, हाँ उसकी वजह से आएगा, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरा तरीका ये भी तो है कि जितना ये इस पे लगा रहा है वो उतना ही ये भी तो इस पे लगा रही हो, इक्वल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस रिंग के ऊपर ही मैं निकाल देता हूं ना, हाँ इस वायर की वजह से दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से, एक तो परपेंडिकुलर और पैरेलल। अगर हाफ इनफाइनाइट वाला तो दोनों इक्वल आते हैं, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, तो दो कंपोनेंट आएंगे, ये तो आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और इस वाले पे ये आएगा पैरेलल कंपोनेंट, और दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ई परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड के अंदर कितनी, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा अपॉन में आर, यहाँ पे आर रेडियस है इसलिए। अब देखिए परपेंडिकुलर वाला यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, हर जगह, जैसे ये रिंग हो गई यहाँ पे, तो उसके पे यहाँ पे परपेंडिकुलर, नीचे भी, इस साइड में इधर परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर। तो अगर इसको मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर से देखूँ, तो इधर से देखने पे परपेंडिकुलर वाले सारे किधर से लगेंगे, ऐसे लगेंगे ना, हाँ वो डॉट वाला ये जो है वायर वो जो रहा है अंदर तक ऐसे, अरे यहाँ सामने से देखोगे तो वायर तो एकदम ऐसे डॉट सा दिखेगा, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वाले हैं उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया है, 0 हो चुका है। तो परपेंडिकुलर वालों की वजह से तो नेट फोर्स कितना हो गया, JDRO, यानी इस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। बट ये रिंग के ऊपर पैरेलल वाले सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आए, अरे आए कि नहीं आए, ये पैरेलल वाला इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, सारे के सारे जो पैरेलल वाले हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ गए। ये रिंग है, ये वाली रिंग है ना, ये वाली रिंग, परपेंडिकुलर तो कुछ लगा नहीं, और पैरेलल लगेंगे, मतलब इधर सबको खींचा चला आ रहा है ऐसे रिपल्सन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबके ऊपर इधर लग रहा है, और उन सबका क्या कर देंगे अपन, एडिशन कर देंगे, सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, सबकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर दो बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर जो फोर्स है, एक बार छोटा सा DF ले लो, छोटा सा DF ले लो, तो DF कितना हो जाएगा, DF हो जाएगा, इसके ऊपर छोटा सा एक DQ ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, DQ, तो कितना हो जाएगा, वो जाएगा DQ इंटू में E पैरेलल, तो DF इज इक्वल टू DQ, ये E पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 नहीं आएगा भैया, हाफ है ना, तो K लेमडा अपॉन में R इंटू में क्या कर दो, DQ का इंटीग्रेशन कर दो, DQ, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा, क्या जाएगा, नेट चार्ज, ये कितना जाएगा, ये तो बन जाएगा F नेट K लेमडा 1 आएगा भैया। देखो E पैरेलल किसका लिया है मैंने, इसका लिया है ना, तो इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, वो आएगा E मतलब K लेमडा 1 अपॉन में R इंटू में ये DQ कितना हो जाएगा, DQ करके टोटल चार्ज हो जाएगा Q, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू में F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K लेमडा 1 अपॉन में R, और ये कितना हो जाएगा, लेमडा कितना है, लेमडा 2 है, इंटू में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई R, अरे है कि नहीं है, जी हाँ सर है।
अब अगर तुम ध्यान से देखते हो इस वाले फॉर्मूले को, या ये जो भी बन के है, इसके अंदर k की वैल्यू रख दीजिए आप, तो λ1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r, साथ में इधर बचा हुआ है λ2 इंटू में 2 पाई r। देखना r से r गया, पाई से पाई गया, साथ में एक 2 से 2 भी गया, और ये क्या बचा λ1 λ2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आता है इसके ऊपर नेट फोर्स। तो इस वाली रिंग के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू वायर, इतना। आप कोशिश करके देख लीजिए, इस रिंग की वजह से इस वायर पर लगने वाला नेट फोर्स इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो आएगा इतना ही, λ1 λ2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये किधर आ रहा है, इस वाली रिंग के ऊपर इधर आ रहा है, तो ये इधर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बिल्कुल इधर जाना चाहिए, लेकिन कम से कम इधर तो नहीं जाना चाहिए। जो परपेंडिकुलर वाले हैं उनकी वजह से क्या लग रहा है, इधर वाला फोर्स लग रहा होगा इसे। हाँ, उनका भी एक काम तो है, इनका भी एक काम तो है, वो काम अभी देखेंगे क्या आ रहा है। हो गया ना बेटा, चलो ये नोट कर लिया। अब देखिए, परपेंडिकुलर वालों की वजह से नेट फोर्स तो जीरो है, बट क्या इनकी वजह से नेट इंटरनल टेंशन नहीं आ जाएगा, मतलब इंटरनल टेंशन आएगा ना उसमें चेंज। हाँ, क्योंकि ये जो है सब पकड़ के इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। परपेंडिकुलर वाले, अगर आप ध्यान से देखोगे, परपेंडिकुलर वाले सब पकड़ के क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर खींच रहे हैं ना। हाँ, अगर बाहर की ओर खींचेंगे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, वो तो बात समझा रही है, लेकिन अगर सोचो ये 100 बबल होगा, क्या होता, इसका एरिया नहीं बढ़ता, हाँ, इसकी रेडियस क्या हो रही होती, इंक्रीज हो रही होती। और वो मैंने एक कूलम्ब्स वाले में कर चुका था, और उसका मैंने एक ट्रिक बताया था करने का। क्या था, आप इन सभी फोर्सेस का क्या निकाल दो, स्केलर सम, वेक्टर सम नहीं, कौन सा सम है, स्केलर सम निकाल दीजिए और 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं, ओके, करके देखते हैं फिर। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल टेंशन ऑफ द रिंग, ठीक है ना। हाँ, इन चेंज इन इंटरनल टेंशन ऑफ द रिंग। तो रिंग के इंटरनल टेंशन में कितना चेंज आया है, तो बस हमें तो नेट फोर्स निकाल देना है कुल मिलाकर। तो ये लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, एक का पता लग जाए। तो ये मान लेता हूँ DF है, तो DF इज इक्वल टू DQ इंटू में E तो दूसरे का आएगा, तो DQ कितना है बोलो, DQ निकाल देंगे अभी, लेकिन E कितना है बोलो, K λ1 अपॉन में R इंटू में DQ, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। और ये काम तो हमने अभी भी किया है, सारा काम अभी भी किया ना, इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो अगेन सेम टू सेम आने वाला है। तो जो F नेट आया है कितना आएगा, λ1 λ2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रही की बात नहीं समझा रही, आ रही है। चेंज इन इंटरनल टेंशन निकालना है, तो डेल्टा T इक्वल टू जितना भी F नेट आया है उसमें किसका डिवाइड कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो। जैसे आप 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा λ1 λ2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन, तो 2 4 हो गया पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 1 अपॉन K होता है, तो कितना हो जाएगा K λ1 λ2। ये आ गया है नेट इंटरनल चेंज ऑफ द रिंग, इंटरनल टेंशन में कितना चेंज आया वो निकाल लिया हमने। हो गया होगा ना, बहुत सिंपल था। हाँ, तो चेंज इन इंटरनल टेंशन वो इतना आया बेटा, आगे बात समझ में। चलो ये आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर तो नहीं आएगा, क्या जरूरत है इसकी। हाँ, मैं सीधा ही लिख देता हूँ। देखो, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, ऐसे या है था मतलब, और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, और फिर यहाँ पर फिर से इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर। इसकी सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका रेडियस R है, इसके ऊपर कितना है प्लस λ4 डेंसिटी है, और दूसरे वाले पे भी सब पे λ ही है, पूरे वायर पे कितना है λ ही है, हर जगह कितना है λ4 डेंसिटी है। आगे बात समझ में। चलो आप इसके इस सेंटर वाले पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कीजिए, करें कोशिश, आप कर लो ट्राई पहले, फिर बताता हूँ। चलो ये मैं नाम देता हूँ वायर 1, ये वायर 2, और ये वायर 3 सेमी सर्कुलर वाला, ठीक है ना। तो वायर 1 की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं 1 की वजह से। तो 1 की वजह से ध्यान से देखना, 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर वाला E परपेंडिकुलर और E पैरेलल, नाम दे दिए 2, ठीक है। ये 1 वाले की वजह से आए, और अगर 2 वाले की वजह से देखोगे तो उसकी वजह से भी 2 आएंगे। ये E परपेंडिकुलर तो इधर आ जाएगा और E पैरेलल इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा यार, आएगा सर, आएगा। देखो इसकी वजह से परपेंडिकुलर इधर आएगा, पैरेलल इधर आ जाएगा। माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो तीसरा जो मतलब माइनस नहीं, जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, E। फिलहाल मैं इसका नाम E दे रहा हूँ, सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ।
इनकी वैल्यूज तो पता ही है, ई परपेंडिकुलर इनकी आती है के लेमडा अपॉन में आर आएगी, इसकी भी कितनी आ जाएगी के लेमडा अपॉन में आर। बस समझा रही ना? हाँ, सबकी वैल्यू, इनकी वैल्यू के लेमडा अपॉन आ रही है, बट इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 के लेमडा अपॉन में आर इंटू में साइन थीटा नोट बाई 2। कितनी आती है? साइन थीटा नोट। और यहां पे अगर बात करते हो तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। अरे कल या परसों ही किया हमने शायद, हाँ पहली क्लास में किया शायद, ये सर्कुलर आर्क होता है ना, उसकी वजह से कितना था 2 के लेमडा बाई आर इंटू में साइन थीटा नोट बाई 2। ये 90 डिग्री हो गया, 1 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना आ गया 2 के लेमडा बाई आर, तो 2 के लेमडा बाई आर। अब ध्यान से देखो, तीनों का मिक्स करते हैं। जब तीनों का मिक्स करने जाऊंगा तो देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, एक दूसरे ने क्या कर दिया कैंसिल। ये ई परपेंडिकुलर दोनों नीचे वाले डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये ई के लेमडा बाई आर है और ये भी कितना है के लेमडा बाई आर, दोनों सेम डायरेक्शन में नीचे वाले जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर, और अपोजिट डायरेक्शन में यही है वो 2 के लेमडा बाई आर, यानी नेट 0 आ जाएगा। तो इधर आएगा 2 के लेमडा बाई आर और ऊपर भी कितना आ रहा है 2 के लेमडा बाई आर, और ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितना आ जाएगा ZdRO। बोलो, इतना बड़ा सिस्टम और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, शायद उसमें हो जाए। नोट कर लिया? हाँ, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज है। हाँ, मिटा रहा हूं मैं। ये वही पॉइंट है सब, बस इस बार जो इन्फाइनाइट लेंथ वाला वायर था वो इधर चला गया है, ठीक है ना। हाँ, वही प्लस लेमडा यार, और आर इसके रेडियस है और इसके पी पॉइंट पे। इसको आप ट्राई करोगे और कर भी दोगे, मुझे पता है। जरा सा पॉज करके यार ट्राई कर लेना प्लीज, अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो। कर लिया होगा? चलो अब कर लेते हैं। तो पहले की वजह से हुई, पहला दूसरा नाम देता हूँ मैं इसको, दूसरा है और ये तीसरा है, नहीं इसको दूसरा देते हैं ना, वायर को दूसरा देते हैं, इसको तीसरा रख लेते हैं, सही रहेगा जी। तो पहले की वजह से दो आएंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो परपेंडिकुलर कितना है और पैरेलल कितना है, आएगा ना, दोनों आएंगे, वो हमकी वैल्यू भी पता है। दूसरा जो आएगा इसकी वजह से अरे भैया ये तो इसके सिद्ध में ही आ गया ना। समझ नहीं आई क्या बात? ये वाली जो चीज है वो तो इसके सिद्ध में आ गया। अभी अभी हमने किया था कि देखो एक ऐसे था और ये L लेंथ का था वायर, और इससे हमने A डिस्टेंस के ऊपर निकाला था। तो याद करो कितना आया था, K लेमडा, कितना आया था K लेमडा इंटू में 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस L। ये आया था कि नहीं आया था? जी सर आया तो था, ये आया था ना। हाँ जस्ट सेकेंड चेक कर लेते हैं अपन। यस, K लेमडा अपॉन में A, हाँ यही आया था। और ये हो चुका है इनफाइनाइट लेंथ का। कितना हो चुका है? इनफाइनाइट लेंथ का। यानी ये वाली जो डिस्टेंस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बोलो? इसकी लेंथ कितनी हो गई? इनफाइनाइट। अगर L की जगह तुम यहाँ इनफाइनाइट रख देते हो, कितना रखते हो? इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो यानी इसकी वजह से इस वाले पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या आएगी? ये वाली डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी? और उसकी वजह से कितना जाएगा? K लेमडा अपॉन में। नहीं समझाई क्या बात यार? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आएगी। देखो ये वाली जो चीज है इसके अंदर L की वैल्यू इन्फिनिट कर दो, इन्फिनिट, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। और अगर ये 0 हो गया तो बचेगा कितना? K लेमडा अपॉन में A। और यहाँ A का मतलब है R, यहाँ A का मतलब क्या हो जाएगा? R, है ना। यहाँ भी कितना है? K लेमडा अपॉन में R, यहाँ भी कितना है? K लेमडा अपॉन में R, ठीक है ना। हाँ, और रिंग तीसरा क्या है? रिंग की वजह से ऊपर की ओर आएगा, और वो कितना आता है? 2K लेमडा बाई आर। अभी क्या था हमने? 2K लेमडा अपॉन में R इंटू में साइन थीटा नोट बाई 2। वो थीटा नोट कितना? 180 डिग्री, वो 1 हो जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा। अब ध्यान से देख लो, ये जो E परपेंडिकुलर है इसकी वजह से कैंसिल आउट हो गया इधर वाला K लेमडा बाई आर, ठीक है। ये आ रहा है K लेमडा बाई आर नीचे की तरफ, ये आ रहा है 2K लेमडा बाई और ऊपर की तरफ, तो यही बचे। यानी इधर कितना बचा? K लेमडा बाई आर बचा। यस सर, इधर कितना बच गया? 2K लेमडा बाई आर बचा। ये देखो सब वेक्टर वाले खेल है भैया, ये वेक्टर से ही समझने पड़ेंगे। तो इधर नीचे K लेमडा बाई आर, ऊपर 2K लेमडा बाई आर, तो ओवरऑल कितना बच गया? माइनस हो जाएगा। अरे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना बचेगा? K लेमडा बाई आर बचेगा, और वो भी सेंटर से ऊपर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में आएगा सिर्फ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपवर्ड, यानी जो सिमेट्री एक्सिस है किसकी? रिंग की, सेमी सर्कुलर रिंग की, उसके सिमेट्री एक्सिस पे आएगा, और आउटवर्ड भी आएगा। कितना आएगा? K लेमडा बाई आर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, ज़्यादा सिंपल तो नहीं था, पर ठीक है, ये आपने अभी भी कैलकुलेट किया था उसके अंदर।
से हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अरे सिंपल है ना बेटा। हाँ, तो इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए और समझते जाइए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल की पढ़ाई कीजिए और अच्छे लेवल के ही आप बनिए खुद। जब तक आप अच्छे लेवल का पढ़ नहीं लोगे तब तक आप अच्छे लेवल का बन नहीं सकते। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलो आगे करते हैं, फटाफट आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई वैसे थोड़ी सी, कोई नहीं, चलता है इतना। हाँ, तो इस क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। और एक और क्लास लूँगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, शायद एक हो जाए, पता नहीं कितने होगी, बट एक तो और होगी। अभी तो मैं कह सकता हूँ, अभी और भी क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, वो बचे हुए हैं, वो करने पड़ेंगे अपने। ठीक है बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।